दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है थोड़ा हटके है, लेकिन ये खासकर उन यूट्यूबर्स के लिए है जो नेटवर्क के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं। आज का ये जो सेशन में सागर सेठिया से हमने पूरी डिस्कस किया कि किस तरीके से यूट्यूबर्स अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं, यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी जर्नी भी शेयर करी कि जब वो अपने गांव से उठ के दिल्ली शहर यानी कि गुड़गांव में आए थे तो उन्होंने कैसे जॉब करी और वहां भी उन्होंने छोटे छोटे सक्सेस पाए, बट उनका जो विजन था वो बहुत बड़ा था। और आज उन्होंने कितनी अच्छी एक कंपनी बनाई जिसमें आज बहुत सारे यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं। उनकी खुद की पब्लिकेशन हाउस है, डिजिटल ओशन, एक एआई बेस्ड उनकी टेक्नोलॉजी कंपनी है। उनको रिसेंटली फंडिंग भी मिला, तो उन्होंने इसके ऊपर ही बात करी कि फंडिंग कैसे ली जाती है। शुरुआत में काफी डिटेल में समझाया। चलिए इस पॉडकास्ट को सुनते हैं। हेलो सागर भाई, कैसे हो आप? थैंक यू भाई मुझे बुलाने के लिए। मतलब बुलाने के लिए तो खैर हम लोग रेगुलरली मिलते रहते हैं चीज़ों को, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब मैं आपसे मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये एक बहुत छोटी चीज़ है बट बहुत इम्पैक्ट डालती है किसी भी क्रिएटर की लाइफ में। मतलब अगर मैं अपनी ही जर्नी में देखूं तो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हमने आपके साथ लिए, बट वो बहुत बड़े इम्पैक्ट हुए हैं। तो आज पूरा गोइंग द पॉडकास्ट में वो सब चीज़ें जानना चाहूँगा और आई होप जितने भी व्यूअर्स इस टाइम देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो उनको भी बहुत मज़ा आएगा कि, और मज़ा के साथ साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें कि यार जो यंग एज में आप और हम लोगों को डिलीवर आप कर रहे हो। सो पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि अभी से आज से 7 years बैक क्या कर रहे थे आप? 7 years बैक मैं अपने होम टाउन में था। ओके। मतलब मैंने कहाँ पे? पहले मेरे होम टाउन है यमुनानगर, हरियाणा। Okay. क्या होता है, मैं ना छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ। ये यमुनानगर के पास एक छोटा सा टाउन है हरियाणा में। तो हम क्या होता है, जब भी हम एक छोटे से टाउन में रह रहे हैं या फिर जो भी हमारे आसपास लोग रह रहे हैं या फिर हमारे आसपास से गाड़ियाँ जा रही हैं, सपोज करो मैं अपने घर से बाहर निकला तो मुझे एक फॉर्च्यूनर दिख जाती थी, या फिर मुझे बड़ी से बड़ी गाड़ी कोई भी अगर दिखती थी तो वो 30-40-50 लाख तक की होती थी। तो मेरी जो इच्छा थी तो ये होती थी कि मैं भी था ले लूँ, या फिर एट द एंड मैं एक इतना बड़ा इंसान बनूँ कि मैं एक फॉर्च्यूनर ले पाऊँ। चाहे मे बी हमारे पास उस टाइम पे भी कोई गाड़ियाँ थी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं खुद से अपने आप को स्टैंड कर पाऊँ। मैं 10th क्लास से कुछ वेबसाइट्स बना रहा हूँ, या फिर मैं कहीं ना कहीं से अपनी जो सैलरी होती थी या सैलरी लगा लो, अपना खर्चा मैं खुद से निकाल लेता था। मैं अपना खर्चा खुद से निकाल लेता था। तो लेकिन जो 7 साल के बाद चेंज आया, जब से मैं गुड़गांव आया, फिर हम पब्लिशिंग के बिजनेस में आए। और तो मैं उस पर आऊँगा। तभी मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि आपसे एक बात मेरे को समझ आई कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जब मैं वहाँ था तो मेरी जो हाई लेवल की चीज़ें थी जो मुझे लेनी है वो फॉर्च्यूनर थार ही थी जी। मतलब वो जगह, मतलब ये है कि जितने भी आज क्रिएटर जो कहीं गांव में रह रहे हैं उनको लग रहा है कि यार मुझे शहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर गांव में भी कुछ अलग करना चाहिए नहीं, तो मुझे लगता है उन्हें कर लेना चाहिए क्योंकि तभी एग्जैक्टली क्या है कि आप जब भी कोई बड़े शहर में आ रहे हो, घर से बाहर निकले तो आपके सामने एक बड़ी 2 करोड़ की 3 करोड़ की गाड़ियाँ जा रही हैं, या फिर आपके सामने कोई इंसान जा रहा है तो वही 500 करोड़ का इंसान है। तो आपकी सोच मेंटेलिटी वैसी बन जाती है कि मुझे ऐसा बनना है। जैसे आपके आसपास लोग और आपके दोस्त होते हैं वैसे ही आप बन जाते हो। अगर आपका एक दोस्त गुंडा है तो आप गुंडे बन जाओगे। अगर आपका एक दोस्त ऐसा है जो पढ़ाई में तेज है और जो सक्सेसफुल है लाइफ में, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो हम बातें भी उसी तरीके से करने लगे जैसे हमारे आसपास लोग रहते हैं, जैसे हमारे आसपास दोस्त रहते हैं। तो वो चेंज इस तरीके का था कि जो मैं पहले था वो मैं आज बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब 100% चेंज है, क्योंकि जो भी लोग जो मुझे जानते हैं वो आज देख रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि ये आज ही यहाँ है। तो ये कौन सी ईयर की बात है जब आप गुड़गांव आए? गुड़गांव में पहले 14 में आया था, तो मैंने एक कंपनी में जॉब किया था। ओके। तो मैंने सिर्फ 1 महीना जॉब किया था और मैं छोड़ के चला जॉब गया क्या था। थी वो? मैं आईटी इंजीनियर हूँ। तो Okay. 1 महीना मैं जॉब किया, तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि हम किसी के अंडर रह के काम करेंगे। Okay. तो फिर मैंने एक प्लाईवुड का बिजनेस शुरू किया था अपने होम टाउन में। तो भाई मेरा लंदन में था, ही वॉज इन TCS। उनके पास लॉयड्स बैंक का प्रोजेक्ट था तो लंदन में। तो वहाँ से उन्होंने पब्लिशिंग शुरू किया था, पब्लिशिंग का बिजनेस शुरू किया था, बुक्स पब्लिशिंग का। फिर लेट 16 में फिर वो दोबारा वापस चले गए थे, 15 में वापस आए थे। तो फिर मैं 16 में दोबारा गुड़गांव आ गया था फॉर 8 months। फिर भाई ने वहाँ से जॉब छोड़ दिया था। फिर तब मैं वापस फिर से होम टाउन चला गया। फिर मैं 18 में दोबारा आया। धीरे धीरे मैं समझने लगा, मुझे भी कुछ नहीं आता, मैं जीरो नॉलेज था। ऊपर से जहाँ से हम बिलोंग करते थे तो वहाँ पे बुक्स कभी साला कॉलेज में ही नहीं पढ़ी थी। तो आज हम बिजनेस कर रहे हैं और आज हम बिजनेस तो कहीं ना कहीं मेरे जो HOD जो मेरे टीचर हैं वो भी देखते होंगे कि यार ये बंदा आज बुक्स को, मतलब जिनका हमने नाम सुना हुआ था जैसे RS अग्रवाल है, चाहे वो किसी भी पब्लिशर से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी पब्लिशर मेरे दोस्त जैसे ही हैं मैक्सिमम। मेरे हिसाब से अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो फिर आप जीवन में सक्सेसफुल ही नहीं हो सकते।
तो मेरे हिसाब से कंपटीटर आपका इतना टॉप का होना चाहिए कि आपको वो टॉप पे ले जाए। तो जैसे RS अग्रवाल थे, ये सभी लोग आज की डेट में मतलब उन सब के पब्लिशर्स, उन सब की बुक्स, उन सब वो सब लोग आज अच्छे से कांटेक्ट में हैं। उनके जो बेटे हैं वो बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो कहीं ना कहीं जो हम पढ़ना नहीं चाहते थे, आज वो उनके साथ हम बात भी करते हैं, उनके साथ हम बैठते भी हैं, उनके साथ सब तो कुछ चीज़ें रहती एक ऐसा चेंज किया, मतलब ये बहुत आसान नहीं है। मतलब आपने कहा कि यार मैं बहुत नॉर्मल था, एक बच्चा सा जिसके सपने बस फॉर्च्यूनर और थार तक के थे, और मैं गुड़गांव आया और मैंने एक कंपनी में जॉब छोड़ दी। बट मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चेंज है, मतलब नॉट इवन टाइम ड्रिवन, एक माइंड में भी आपके बहुत बड़ा चेंज लाना होता है कि यार मैं एक अचानक से एक घूमने फिरने वाला बंदा था, सडनली एक एंटरप्रेन्योर लेवल पे आ गया। ऐसा हुआ क्या, कुछ ऐसा हुआ उस इन बिटवीन आपके साथ जिस है। वजह इन से चेंज बिटवीन आया? क्या था, जब मैं जॉब कर रहा था यहाँ पे तो मेरी सैलरी 40,000 थी, हम्म, और जीवन में पहली बार नए शहर में आए थे तो क्लब्स पहली बार देखे थे। ओके। तो साला पहले 15 दिन में ही 45,000 खर्च हो गया क्लब का। ओके। तो एक ये भी रीज़न था कि मैं घर वापस चला गया था कि तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इतनी सैलरी में था यहाँ पे। ओके। और क्योंकि क्या है, जीवन में अगर आपकी तमन्ना स्टार्टिंग से ही बड़ी है तो आप बड़े इंसान बनोगे। और ये जर्नी जो भी थी, मतलब अभी एंटरप्रेन्योरशिप तक की आई है या फिर जो भी था, कहीं ना कहीं लोग सोचते थे कि मैं अपने भाई की वजह से यहाँ पे हूँ। देखो, आप कभी भी किसी की वजह से कहीं पे नहीं होते। आपके खुद की एफर्ट्स हैं, आपके खुद की मेहनत है, आप अपनी Right. मेहनत पे अपने आप को आगे लेके आ पाते हो। मेरी अपनी एक अलग पहचान है, भाई की मेरी एक अलग पहचान है। मुझे लाने वाला मेरा भाई है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जितने मेरे एफर्ट्स और जितना मेरा स्ट्रगल है वो मेरा खुद का है। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं अपने घर वालों को प्रूव करना चाहता था कि मैं सबसे अच्छा कर Okay. सकता हूँ। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो आपके अंदर था कि यार मैं एक स्टूडेंट अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं बेस्ट एंटरप्रेन्योर नहीं, मैं अच्छा बन स्टूडेंट सकता हूँ। बहुत अच्छा था, अच्छा मतलब मैं थे अपने आप। टीचर्स का फेवरेट था। मतलब अच्छा। बिना पढ़े अगर कोई बच्चा 60-70% हाँ, लेके आ रहा है तो मेरे हिसाब से तो मोर देन इनफ नहीं है। नहीं, मोर देन आपकी इनफ। फर्स्ट डिवीजन वाला 70% वाला भी है और 67 वाला भी है। ओके। तो मेरी डिग्री ठीक ठाक है, ऐसी नहीं। ओके। सो ये चीज़ शुरुआत करी आपने, और ओके परफेक्ट। आप आज के टाइम पे मैं अगर अगर थोड़ा सा आपके बारे में बताऊं, तो आप इंडिया के मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबसे पहली चीज़ तो बहुत सारी चीज़ें आपने करी हैं, बट एज अ इन्फ्लुएंसर मुझे लगता है कि जितने भी टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं उन सब के साथ आप काम करते हैं। नॉट इवन पब्लिशिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ आप वर्क करते हैं। बट एक सवाल है मेरा कि वो जो एज थी आपकी, आज बहुत सारे यूथ अभी देख रही है आपको और दे वांट टू नो कि यार हमें भी कुछ अपना बिजनेस शुरू करना है। हर एक को अपना शुरू करना होता है। बिल्कुल। कौन सा एक एज होता है जहाँ पे कि लगता है कि हाँ यार ये टाइम आ गया, अब मेरे को अपना शुरू करना है? शुरू करने के लिए ना कोई एज नहीं होता, शुरू करने के लिए शुरुआत होती है। तो वो शुरुआत ना आपको ना, मतलब हम ना सोचते हैं कि कल जिम जाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जो 90% लोग सोचते हैं कि मैं कल से जिम जाऊंगा, लेकिन कल आता है तो वो कल जो जिम जाने वाला टाइम होता है वो ऑलरेडी कहीं और स्पेंड कर रहे हैं। तो वो ना वहीं पे ही कंटिन्यूसली वहीं पे स्पेंड कर देते हैं, उसी के अराउंड घूमते रहते हैं और जिम नहीं जा पाते। मे भी किसी दिन वो जिम चले जाते हैं तो दोबारा अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ पाते या फिर इतना टाइम नहीं निकाल पाते, ये दोबारा जाते नहीं है। ऐसे ही बिजनेस है, लोग सोचते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है। देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पंजाब, हरियाणा, यूपी, पंजाब में सबसे ज़्यादा लोग ना आईलेट्स करते हैं। सबका सपना रहता है मुझे बाहर जाना है, कनाडा निकलना है। मेरे बहुत ऑस्ट्रेलिया सारे निकलना दोस्त बाहर हैं। बाहर जाके 16 घंटे काम कर लेंगे, 18 घंटे काम कर लेंगे, कुछ लोग 20 घंटे भी काम कर लेंगे। 20 घंटे चाहे वो पिज़्ज़ा बेच रहे हैं, 20 घंटे चाहे वो गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो ट्रक चला रहे हैं। मैं उनको सबको ना ये बोलता हूँ कि अगर आप 15-20 लाख लगा के, 10 लाख लगा के बाहर जाके 16 घंटे काम कर रहे हो ना, आप ना उसका आधा अमाउंट इंडिया में लगाओ, 16 घंटे ना दो, मेरे कहने पे ना 12 घंटे देने लग जाओ। मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि 2 साल में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। 2 साल में आपको इंडिया में बंदा जानने लग जाएगा कि इस नाम का बंदा बिजनेस करता है। चाहे आप एक छोटे से गांव में रहते हो तो वहाँ पे आप करियाने की दुकान खोल दो, 8 लाख रुपए में बहुत बढ़िया करियाने की दुकान खुल सकती है ना। अगर आप एक बड़े शहर में रहते हो, अगर आप IT इंजीनियर हो, कुछ IT का स्टार्ट कर दो। एक बंदे की सैलरी है 8 लाख में अगर आप सैलरी बांटने लगो तो 2 बंदे आप आसानी से 1 साल तक सैलरी निकाल लोगे, अपना खर्चा निकाल ही लोगे, इतना घर वाले सर्वाइव कर ही लेते हैं। करेक्ट। लेकिन क्या है, मेंटेलिटी ऐसी बनी है कि हमें बाहर जाना है, बाहर जाना है। बाहर जाके मेरे हिसाब से 90% लोग खुश नहीं है। मैं भी, चाहे वो वीडियो कॉल पे, चाहे वो फोटो डाल के जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे वो काम कर रहे हैं वो खुश नहीं है। मेरे हिसाब से जो हमारे खेत में लोग काम करते हैं उसी तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। मैं छोटा सा इतनी ऐड मेहनत करना कर रहे हैं। चाहूँगा आपको। येस्टरडे नाइट, मतलब रात के तकरीबन, मैं थोड़ा लेट नाइट वाला पर्सन हूँ, मैं रात को एक वीडियो देख रहा था। माउंटेन ट्रैकर करके एक बंदा है यूट्यूब पे। उस बंदे ने अपनी जर्नी बड़ी ही पहले इंडिया में रहता था, इधर ही अपना हिमाचल साइड के करीब का है,
और अभी वो जर्मनी शिफ्ट हो गया। पहले वो ऐसे ट्रैकिंग करके ब्लॉग करता था, मतलब लिफ्ट ले लेके आगे जाता था, उसको इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं, आई डोंट नो। तो अभी वो, मैं उसकी एक देख रहा था यार, ये कर क्या रहा है, उसकी वो वीडियो बहुत दिन से देखी नहीं, तो मैंने उसकी एक वीडियो देखी। तो वो अपने ऑफिस से ऑफ लेके 3 दिन के लिए जर्मनी में ही किसी और जगह घूमने जा रहा था। ओके। तो गलती से वो एक अलग रोड पे चला गया, तो उसने देखा गूगल मैप पे कि यार बस ये रेलिंग टपनी है, मैं उस रोड पे चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं वॉक करता हूँ तो मुझे पूरा 2-3 किलोमीटर का चक्कर लगाना है, जो कि 28 मिनट लगेंगे। मैंने देखा पूरे 28 मिनट दिए उसने वॉक करने में। उसको डर था कि इस कंट्री में मैं ये वाली गलती नहीं कर सकता, बस टपना ही था उसको छोटा सा। रीजन क्या था? मे बी टपने के चक्कर में वो टपक जाता। हाँ, तो यही है कि यहाँ पे लोगों को डर नहीं है, मुझे लगता है इंडिया जी। में कि इंडिया कुछ में भी। ना लोग क्या है कि लोग मेरे हिसाब से ना भेड़ चाल है हाँ, कि मेरा दोस्त बाहर जा रहा है, मेरा दोस्त, लोग बिजनेस ना सामने वाले का अच्छा बिजनेस देख के करते हैं, वो अपने एक्सपर्टीज के ऊपर बिजनेस ही करते हैं। अगर आपकी एक्सपर्टीज सपोज करो टी शर्ट बनाने की है और आप जीन्स बेचने लग जाओ क्योंकि आपका दोस्त जीन्स बेचता है, तो आप कैसे सक्सेसफुल देख होगे? के जो जैसा कर रहा है वैसे ही लोग करने सामने लगते वाले का बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो सामने वाला सोचता है कि मैं भी यही बिजनेस कर लूंगा तो और मेरा अच्छा चल जाएगा। देखो, हर चीज के ऊपर आपकी मेहनत है। हैं। पहली चीज तो मेहनत ही है। या तो आप 5 साल सेक्रीफाइस कर लो या फिर 50 साल काम कर लो। करेक्ट। सेक्रीफाइस कैसे है? आपको क्लब्स है, घर वालों से सेक्रीफाइस करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब मेरे मोम डैड उधर रहते हैं होम टाउन में, एक टाइम तक, इतने टाइम तक वो यहाँ पे थे, मैं यहाँ पे था, मैं घर नहीं जा पाता था, भाई भी घर नहीं जा पाता था। मन करता है घर वालों से भी मिलने का, सबसे मिलने का। मैं भी कई बार रिलेटिव्स के यहाँ फंक्शन हो रहे हैं, जो लोग बाहर रहते हैं वो भी ये चीज़ देख रहे होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करके ही बाहर है। मे बी वो आज सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है कि लोग जो बाहर है वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन जो वो स्ट्रगल की जर्नी है ना सक्सेसफुल होने, लेकिन पहले उनके अगर 2 साल होंगे, आप मैं जो भी बंदा देख रहे हैं, जो बंदा बाहर है, मैं उसको गारंटी उनके पहले 2 साल बहुत मुश्किल से गुजरे होंगे। मे बी आज वो सक्सेसफुल होंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो पहले 2 साल है ना, आप इंडिया में वो 16 घंटे लगाने शुरू करता, 16 भी ना, 10-12 घंटे भी दोगे ना, वैसे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 होना चाहिए कि 8 घंटे काम, 8 घंटे नींद और 8 घंटे आपकी दूसरी एक्टिविटीज हैं, वो सारी चीजें मे बी। लोग यहाँ पे प्यार में ज्यादा पागल हैं, एक एज के लोग, जिस एज में इंसान को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए। मेरे हिसाब से उस टाइम पे लोग लड़कियों के चक्कर में या फिर बाकी चीज़ों में अपने आप को परेशान करके रखते हैं, और उस जर्नी से हर एक बंदा गुजरता है, और वो जरूरी भी है, कहीं ना कहीं वो चीज़ सिखा के भी जाती है। लेकिन क्या अगर आप इसको 8 से डिवाइड कर दो, डाइविंग मत करो ना यार, मतलब उसको एक पार्ट तक रखो, इतना घुस मत जाओ उसमें कि लड़की के चक्कर में पूरा ही बर्बाद हो गया। जी वो हाँ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आप ना इसको 8 में डिवाइड करोगे ना, आपका जीवन अपने आप सक्सेसफुल। और इंडिया में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है सर, मैं आपको गारंटी देता हूँ, पूरे वर्ल्ड में ना इंडिया सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कंट्री है, और यहाँ पे जितने चांसेस आपके सक्सेसफुल होने के ना वो बाहर नहीं है। बाहर तो आप अगर कुछ भी लेके घूम रहे हैं, आपके पास 50 करोड़ 100 करोड़ भी पड़े हैं तो आपको कोई कुछ नहीं पूछता। अगर आपके पास यहाँ पे पैसे है तो आपको लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। हाँ, मतलब इससे आप समझ सकते हो, नंबर ऑफ आइडिया लगा लेना। मतलब ऑडियंस बहुत तेज है सर इस चीज़ में। परफेक्ट। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपने ये बातें करी है उस पर मुझे थोड़ा सा डिटेल में मैं देना चाहूँगा कि डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैं देख रहा था, वो उस बंदे ने बस वो टापा नहीं, वो पूरा 28 मिनट वॉक किया, रास्ते में जंगल से घूम रहा है, खा रहा है वो, लेकिन वो टाप नहीं पाया। उसके अंदर डर था कि अगर मैं ये गलती करूंगा तो मुझे चालान भरना पड़ेगा या मुझे पुलिस यहाँ पे पकड़ लेगी। इंडिया में क्या है कि फैमिली जनरेशन है, पिताजी हैं, मेरे चाचा पुलिस में होंगे, वैसे होंगे, तो इंसान, मुझे लगता है डरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी काम करना शुरू करते हो, थोड़ा सा उसमें एक इनसिक्योरिटी रहनी चाहिए कि मैं कोई गलत काम ना करूँ जिस वजह से वो राइट फोकस करके आगे बढ़ पाए। देखो, आप ना अगर देख के कुछ भी कर रहे हो ना, सोच समझ के, मेरे हिसाब से ना देखना भी नहीं और इनसिक्योरिटी भी नहीं है। अगर आप सही तरीके कुछ चीज कर रहे हो ना, तो आपको कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं होगी। तो जो उन्होंने चूज किया ना पाथ, वो राइट पाथ था, तो उसके अंदर कभी तकलीफ आएगी नहीं। समय लगेगा थोड़ा, वो शॉर्टकट था। लोग ना शॉर्टकट के चक्कर में कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन वो लोग फिर वो आगे जितने भी चांसेस लेता है ना, वो शॉर्टकट वाले लेता है और उसी की वजह से बर्बाद हो जाता है। मेरे हिसाब से जब भी आप एक सही राह पे चल के और सही तरीके से चीज़ें करते हो तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। तो यही रीज़न था कि वो 28 मिनट्स लगाए, क्योंकि वो समझदारी थी, और यही समझदारी हमें दिखानी चाहिए बिजनेस में। इंडिया में नहीं, हमें पूरे वर्ल्ड में, क्या मेरे हिसाब से हर इंसान को दिखानी है। मे भी शायद आप इसको डब करके इंग्लिश में डालोगे तो मैं अंग्रेजों को भी यही बोलूँगा। नहीं, ये परफेक्ट है, ये सही है कि मतलब जितने भी यूथ है उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अपना वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये बैलेंस हमें स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती। सबसे पहली चीज़, स्कूल हमें वो चीज़ सिखाता ही नहीं है मुझे लगता है।
जो हमें रियल लाइफ में मिलती है। मे बी आजकल कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे स्किल्स पे काम होता है, लेकिन Okay. जब हम स्कूल्स में थे तो वहाँ पे मेरे हिसाब से ज़्यादा काम मार पे होता था, हाँ। और कि आपका मैथ अच्छा हो जाए, आपका साइंस अच्छा हो जाए, लेकिन आपकी जो एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं, जैसे हम भाई और मैं हमेशा म्यूजिक में रहे हैं, मेरे को और बहुत सारी चीज़ें करने की आदत थी, तो कहीं ना कहीं स्किल्स में हमारे घर वालों ने हमारा बहुत साथ दिया। तो लेकिन आजकल पेरेंट्स भी समझदार हैं, क्योंकि आजकल चीज़ें अलग हैं जो हमारे टाइम पे जो हमने देखी हैं, और आजकल के अगर बच्चे देखोगे तो मेरे हिसाब से 15-16 साल का बच्चा भी आपको वो चीज़ सिखा जाएगा जो हमें भी नहीं पता है। तो रीज़न बिहाइंड कि आजकल डिजिटल इतना तरीके से फैल गया है, मे बी जैसे हम बात कर रहे हैं, मे बी कुछ लोगों को बोरिंग लगे, कुछ लोगों को अच्छा लगे, लेकिन कुछ ना कुछ एक ऐसी बात निकल के आती है जो कहीं ना कहीं उनके लाइफ पे इम्पेक्ट डालती है। और जितने भी मेरे हिसाब से क्रिएटर्स देख रहे हैं, क्रिएटर्स भी प्लीज़ अपना कंटेंट को देख के बोलो। आपको देख के लोग बहुत सारे आपको फॉलो करते हैं, तो वो सही और गलत का डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि सिर्फ वो आपको फॉलो करके उस चीज़ के ऊपर निर्भर रह रहे हैं और वो वही चीज़ कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी बता रहे हो तो सिर्फ व्यूज़ के लिए कुछ ना बताओ। मेरे हिसाब से अगर आप किसी को कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करो, तो वो कहीं ना कहीं लाइफ पे लोगों की इम्पैक्ट डालता है कि जो भी आप बता रहे हो। और इस बात से अभी मैं एक फाइनेंस क्रिएटर का पॉडकास्ट सुन रहा था, वो कह रहे थे यार एक लोग ना फाइनेंस क्रिएटर को, मतलब क्रिएटर्स तो बहुत सारे हैं, बट फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है कि जितने व्यूअर्स होते हैं ना पूरा डिपेंड हो जाते हैं हमारे ऊपर, कि मतलब सर मेरे पास 1 करोड़ रुपए और ये बस मैं आप ही के भरोसे बैठा हूँ, आप बोलो इस कंपनी में लगाने हैं, आप बोलो ये करना है, आप बोलो शॉर्ट्स करना है, आप बोलो तो लॉन्ग कर देता हूँ। मतलब कितनी इनसिक्योरिटी, मतलब कितना वो है, प्रेशर है क्रिएटर के ऊपर, खासकर फाइनेंस क्रिएटर में, कि किसी बंदे का घर का पूरा पैसा लगा हुआ है मेरे ऊपर, मेरे एक बोल पे। तो ये चीज़ ना मेरे साथ भी हुआ है, हम भी कहीं पर लगा देते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि देखो जब पैसा आता है थोड़ा बहुत अच्छा या फिर दम ज़्यादा, तो इंसान कहीं ना कहीं सोचते चल इधर इन्वेस्ट कर देता हूँ, उधर इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन क्या मेरे हिसाब से आप ना कभी भी किसी के भरोसे होकर कुछ भी ना करो, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो क्रिप्टो है, कुछ भी ना करो। अपनी खुद से स्टडी करो क्या आप करना चाहते हो, अगर इसमें पैसा डाल रहे हो तो क्या उसमें बेनिफिट होगा। कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उस बिजनेस की आपके पास रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है, कि मेरा विज़न क्या है, मेरे को उस बिज़नेस को कहाँ पे लेके जाना है। अगर आपको खाली रिटेल करना है या होलसेल करना है या फिर आपको प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो आपका मेन मोटिव क्या है। मे बी जैसे आपने एलपीयू में आप जाते भी रहते हो, उनका एक स्वीट हाउस था, है ना, लवली स्वीट हाउस करके, आज उनका कितना बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो मे बी आप शुरुआत चाहे एक छोटी सी जगह से कर रहे हो, लेकिन आपका विजन जब बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली आप बड़े हो जाओगे। और मे बी हम इनका प्रमोशन भी कर दिया, देखो है ना। वैसे तो पैसे लेते हैं लेकिन मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि मैंने अपना पब्लिशिंग का बिजनेस शुरू करा, बट बिजनेस शुरू करना इट्स नॉट ईजी। कई बार आप राइट विजन में होते हो बट वो डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाते, तो आपके पैसे डूब भी जाते हैं, आपकी मेहनत बेकार चली जाती है, और आप उतना टाइम जितना देना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता, कोई बिजनेस आपसे कहता नहीं है कि यार मेरे को तू 3 साल दे फिर मैं तेरे को बेस्ट कर दूंगा। हमें खुद ही टाइम डिवोट करना होता है। तो वो एक पेशेंस वाला जो पॉइंट होता है वो कब तक, मतलब मैं आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने पब्लिशिंग का जो बिजनेस शुरू किया, कि स्टार्टिंग से ये ग्रोइंग था, क्या हर्डल्स आए इसमें? देखो हर्डल्स ऐसा कभी भी कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर हर्डल्स ना हो। स्टार्टिंग के हम 1-2 साल हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, 2-3 साल भी 4 साल भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो और किस एफर्ट्स के साथ कर रहे हो। आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, लेकिन एट द एंड स्टार्टिंग में कोई भी स्टार्टअप ही रहता है, जब तक आपकी फंडिंग नहीं होती तब तक आप ना सिर्फ अपना खर्चा निकाल पाते हो, और जिस दिन आप सैलरी देते हो आपकी जेब में कुछ भी नहीं होता। कई बार हम एक टाइम ऐसा भी था कि हमें किसी को 2 लाख 4 लाख रुपए का एक पेमेंट करना है और 100 रुपये कम रह गए। और आज की डेट ऐसा भी है कि अगर हमें देना तो हम सोचते भी नहीं, हमें पता भी नहीं लगता कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। तो उस चीज़ की एक जर्नी है। और क्या है कि अगर आप सपोज करो कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट तो ऐसा होता है जो ना स्टेबल बिकता है लेकिन मार्जिन कम होता है, एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसका मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उस चीज़ का पता आपको एक टाइम के बाद पता लगता है और उसकी मार्केट भी एक टाइम के बाद बनती है। तो मेरे हिसाब से आप ना एफर्ट्स लगाते रहो। लिविंग स्टैंडर्ड तो आपका फर्स्ट ईयर से ही बढ़ने लग जाता है कि कहीं ना कहीं आप एक मार्केट के अंदर पहचान बनाने लग जाते हो कि हाँ इस नाम का कोई इंसान है। मे बी आपके पास अगर नहीं बच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत राह पे हो। अगर आपके एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं या फिर आपका ऑफिस का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो आप ग्रोइंग स्टेज पे हो। मे बी एक स्टेज ऐसी भी आएगी, देखो सक्सेसफुल अगर आपने होना है ना तो ना दुआ करो कि आप नीचे भी गिरो। जितनी बार आप नीचे डाउन स्टेज पे जाओगे तो समझ लो कि अब अच्छा वक्त आने वाला है। तो ऐसा हमारे साथ 4 बार हुआ है, 3 से 4 बार कि जब हम इतनी टेंशन में थे कि खाना भी नहीं खाया जा रहा था, और उसका 1 हफ्ते के बाद
इतनी खुशी में थे कि तब भी खाया नहीं खाना जा रहा था है ना, तब भी खाने की ऐसा हो रहा था कि यार अब भी नहीं मन कर रहा है, क्योंकि अब क्या होता है हमें ना ज़्यादा दुख लगता है, सुख हमें जल्दी ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया। दुख को ना हम दुखी होके ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मेरे हिसाब से आप दुख और सुख को इकट्ठे बराबर दर्जा दे के चलोगे ना, तो ना वो चीज़ आपको ना कहीं ग्रो करके चलेगी। लेकिन हम दुख को इतना दुखी हो जाते हैं दुख को लेके, तो हम उसको दुख को ना और टाइम तक एक्सटेंड कर देते हैं, और सुख को हम एक दिन 2 दिन एंजॉय करते हैं, उसके बाद हमें लगता है चले यार तो चल नॉर्मल है। मेरे हिसाब से जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उसकी ना वैल्यू नहीं रहती। तो यही चीज़ है, थोड़ा इस मेंटेलिटी को अगर हम ठीक करें और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, और मेरे हिसाब से सबसे मेन चीज़ चैलेंजेस ही हैं। अगर आपके बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हो, अगर आपके पास चैलेंजेस ही नहीं आ रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मेरे हिसाब से आप गलत राह पे हो। ओके, परफेक्ट। सो आपने अपना पब्लिशिंग का बिजनेस तरीके शुरू किया, बहुत सारे हर्डल्स भी आए उसमें। मैंने देखा कि लास्ट 2 सालों में, मुझे पता है आज से तकरीबन 3.5-4 साल पहले मैं इनविंसिबल पब्लिकेशन से जुड़ा था, सागर भाई से मिला था, और तो हमारा भी एक छोटा सा ऑफिस हुआ करता था एक गोविंदपुरी में, बहुत छोटा सा था, इतना ही बड़ा रूम था वो मेरा, इतना ही बड़ा कैबिन में यहीं पढ़ाता था। और हमारी मीटिंग हुई थी कि एक बुक्स वगैरह हम कुछ पब्लिश करते हैं, तो हमने स्टूडेंट रिलेटेड एक बुक उस टाइम पब्लिश भी करी थी। बट मैंने देखा कि लास्ट 2 सालों में जब मैं आपसे मिला, इन बिटवीन पहले चल रहा था, बट आपने क्रिएटर सेंट्रिक पे बहुत ध्यान दिया। मतलब मैं अपनी बातें कंप्लीट कर लूँ एक बार, कि मुझे बस ये जानना है कि वाई, मतलब दुनिया में राइटर सिर्फ क्रिएटर थोड़ी हैं। मतलब आपने एक ऐसी चीज़ पकड़ी जो क्रिएटर, मुझे ऐसा लगता है क्रिएटर किसी चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेजरेट कर देते हैं, तो वो 2 साल पहले आपने पढ़ा, उसके पीछे क्या इंटेंशन था, मैं डिटेल में थोड़ा समझना चाहता हूँ इसके। मेरे हिसाब से ना हम क्रिएटर्स के साथ ना 2018 से काम कर रहे हैं। क्या होता, सबसे पहले हमारा एक क्रिएटर आया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो वो आया और उसने हमसे ना उसका बुक बहुत चला, इतना चला कि वो हर एक रेड लाइट पे था। तो वहाँ से हमारा खर्चे और बाकी सब चीज़ें एकदम से बढ़ गया। मतलब जितनी हम महीने में सोचते थे बुक, उसके 10 गुना बुक निकल रही थी 1 महीने में। ओके। और क्या हुआ कि बाकी के जो आपके कंपटीटर्स होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ना नए लोगों को कभी आगे नहीं आने देते। तो उसने कुछ पैसा दिया या फिर जो भी कुछ बात हुआ, उसने हमसे वो तो छीन लिया। ओके। तो हम फर्स्ट लेवल से 10 लेवल पे थे और 10 से दोबारा 0 पे आ गए। तो मैं और भाई थे उस टाइम मैं जस्ट ज्वाइन ही किया था। एक टाइम ऐसा भी था कि क्रिएटर्स की जब क्वेरीज आती थी तो मैं भाई के पीछे फ़ोन लेके घूमता था कि बात कर ले, क्योंकि मुझे पब्लिशिंग का नॉलेज नहीं था। आज की डेट में मैं कोई एक्टर भी है तो सभी अपने ऐसे लिंक में है कि सबसे बहुत अच्छे से बात होता है ना। आपके जितने भी लाइक फेस्ट होते हैं मैं देखता हूँ, हाँ जी, इतने बॉलीवुड के एक्टर्स आते हैं, क्रिएटर्स तो सारे हैं ही जिनको मैं जानता हूँ, पर जिनको मैंने टीवी में भी देखा है, इनफैक्ट कई मैं बॉलीवुड के कई स्टार से आप ही के फेस्ट में मिला हूँ, उनकी पिक्चर्स आप देख पाएंगे अभी स्क्रीन पे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब मैं उस आपके फेस्टिवल में आता हूँ, इन्वेंसिबल फेस्टिवल जो एक राइटर का फेस्टिवल है, बट हम लोग डिजिटल है तो और मज़ा आता है हमें। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही वो गया तो भाई को मैंने बोला था कि एक गया है तो 10 आएंगे। तो आज हमारे पास 200 है। तो रीज़न क्या है कि अगर वो रहता तो मे भी हम इस लेवल पे ग्रो ना हो पाते, हम ना वहीं पे अटके रहते। तो वो गया तो मेरे हिसाब से उसी वजह से हम आगे बढ़ पाए और हमने और ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू किया क्रिएटर्स की उसमें। और क्रिएटर्स में मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिएटर्स अपने पास ही, और सबसे हमारे अच्छे रिलेशन भी है। मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ कि सबको कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके दूँ, रादर कि सिर्फ हम बुक्स कर रहे हैं। बुक्स सिर्फ एक रीज़न है उनसे कनेक्ट होने का। उसके अलावा हम बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें करते हैं जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि उनके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें मैं भी निकालता रहूँ। मैं देने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि लोगों को कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कुछ निकाल के देता रहूँ मार्केट में से, और कहीं ना कहीं उनको वो फ़ायदा देता रहे, तो लोगों को दुआएं मिलती रहे, वही काफ़ी है। क्रिएटर सेंट्रिक में आपने काफ़ी काम किया लास्ट 2 सालों में, मैंने जो देखा है 2-2.5 सालों में। एक ऐसी एडवाइस उसमें खासकर उन क्रिएटर्स के लिए जो फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, फाइनेंस वाले क्रिएटर, तो उनके लिए कुछ एक ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहते हैं, जो नए क्रिएटर्स अभी आ रहे हैं, जो आपने सीखा हो और उनको एडवाइस देना चाहते हैं। मे बी ना बहुत सारे लोग क्या काम करें, अभी जैसे क्रिप्टो आया था पीछे, तो इसके अंदर ना वो करते हैं, पंप करते हैं कॉइन्स को। इवन स्टॉक में भी ऐसी होता है, पंप होता है। तो एक टाइम के लिए कोई भी प्रोडक्ट होता है वो ना एक हाई लेवल पे जाता है, और जैसे ही वो पंप बंद होता है वो नीचे डाउन पे चला जाता है। तो मे बी अलग अलग टाइम पे, सपोज करो आपने आज वीडियो डाला और आज आपने पंप कर दिया, कल मैंने वो वीडियो देखा और कल मैंने पैसा डाला और डाउन पे चला गया, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान कर देता है। तो मेरे हिसाब से मैनिपुलेशन कुछ क्रिएटर्स कर रहे हैं, मतलब चीज़ों पे 100% कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से क्रिएटर्स
ना कहीं जल्दबाजी में है पैसा कमाने के, उस जल्दबाजी के चक्कर में वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मे बी यार देखो, एक इंसान थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके चलो नुकसान ले लेगा, लेकिन क्या वो आपसे टूट गया, मे बी आप अगर उसको अपने साथ जोड़ के चलते हो, परमानेंट उसको कुछ ना कुछ अच्छा बता के चलते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में इतना हेल्प करेगा कि वो परमानेंट आपसे ही जुड़ा रहेगा, मे बी आपको ज़्यादा बिजनेस निकाल के दे। लेकिन अगर आप उनके साथ ही थोड़ा सा वो कर रहे हो, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट नहीं देगा, कभी ना कभी तो चीज़ें ख़राब हो ही जाएंगी। गवर्नमेंट्स ने काफ़ी लॉ और फिन इन्फ्लुएंसर के स्पेशली काफ़ी लेके आ रही है। अभी हम ना जैसे इन्वेस्टमेंट एजुकेशन है, उसके साथ गवर्नमेंट के साथ कुछ प्लान कर रहे हैं। अभी हम रिसेंटली लगे हुए हैं, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में हम गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं, और उसके अंदर हम पूरा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली उसके अंदर स्टॉक है या फिर उसके अंदर क्रिप्टो है या फिर म्यूचुअल फंड है या फिर ऐसा कुछ है। पर्सनल फाइनेंस की आप कैसे, मे बी जैसे हमारे मोम होते हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी आमदनी होती है जो पर्स में रहती है, उस पर्स की आमदनी ज्वेलरी है उसको कैसे हम उस पर्स वाली अमाउंट को किस तरीके से वो इन्वेस्ट करके बढ़ा सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, किस तरीके से वो स्पेंड कर सकते हैं, किस तरीके से वो पूरा रोड मैप बना सकते हैं। ऐसे हमारे पास एक मुकुल अग्रवाल है, उनका अभी इन्वेस्टमेंट मनी एंड यू करके हमने बुक निकाला है, वो पहली टेक्स्ट बुक है इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के ऊपर। ऐसे ही हम मल्टीपल ऑथर्स के साथ मल्टीपल स्टेट्स में इन बुक्स को लेके आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बता पाएँ, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ओके, परफेक्ट। तो मतलब ये समझ आ गया कि बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं वो जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में मैनिपुलेशन करते हैं। मेरे हिसाब से सपना, देखो क्रिएटर का काम है कंटेंट क्रिएशन करना। अगर आप क्रिएटर्स तो सबसे ज़्यादा भटके हुए इंसान है। ओके बुरा लग रहा है सुन के थोड़ा मैं भी मतलब क्या है कि जी हाँ, ओके, देखो जिसके पास ऑडियंस है ना, जिसके पास भी ऑडियंस है, वो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि मैं इससे ये भी निकाल लूँ, ये भी एक्सप्लोर कर लूँ, ये चीज़ भी एक्सप्लोर कर लूँ। लेकिन आपका मेन काम है कंटेंट क्रिएशन। बाकी सब चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जैसे पब्लिशिंग के लिए मैं बना हुआ हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के लिए अलग अलग कंपनीज बनी हुई हैं, दूसरी कोर्सेज बने हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो थर्ड पार्टी काम करती है आप सबके लिए। लेकिन सब सोचते हैं कि मैं अपना कुछ भी कट किसी को ना दूं, लेकिन अगर मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ या फिर कोई दूसरा बंदा आपके साथ काम कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐड ऑन करके देगा। कभी आपसे कुछ ले नहीं रहा हो, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है वो हमेशा आपके नाम पे बिक रहा है, तो वो आपका ही है। करेक्ट। चाहे बुक्स ही है, मैं बुक्स का एग्जांपल देता हूँ कि बुक्स के अंदर क्या आजकल सेल्फ पब्लिश करना बहुत ईजी है। लोग क्या काम करते हैं कि खुद से सेल्फ पब्लिश कर रहे हैं और खुद से बुक को बेच रहे हैं ऑनलाइन। ये मोस्टली मैंने एकेड में ज़्यादा देखा है, बिकॉज एकेड में ऐसा तो मतलब मैं डीप में जाना चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं एकेड में चीज़ें क्या है, फिक्स है भाई, एग्जामिनेशन होने वाले हैं, बच्चे बुक से ही पढ़ेंगे। स्किल्स क्या है कि फिक्स नहीं, ये इन्फिनिटी लाइन है, इसका एग्जाम कब होगा ये इन्फिनिटी है मतलब, और वो अपने आप को जस्टिफाई कर देता है कि अरे मेरे को तो आता है, बस चीज़ें खराब। अच्छा, आप एक इतने बड़े क्रिएटर हो, आप मेरे को एक बात बताओ, क्या व्यूज़ ऑडियंस हमेशा सेम रहती है? नहीं, अप डाउन्स आते हैं, बहुत अप डाउन्स आते हैं। मे बी आज एक एजुकेटर है, बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर रहा है, उसके पास 10 लाख बच्चा है, सपोज करो, ज़्यादा बोल दिया वैसे, लेकिन 10 लाख बच्चा है, ठीक है। आज वो 10 लाख बुक्स बेच देगा, वो सारे बच्चे 2 साल बाद पास आउट हो जाएंगे, एक आधा फेल होगा जो करके 2 साल बाद, कुछ 2 साल बाद तो उम्मीद छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, ठीक है। नए बच्चे को जोड़ने के लिए आपको रेगुलर कंटेंट देना है। कंटेंट की वजह से आपसे 10 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। आपने क्या काम किया, एक नया बिजनेस शुरू करा, एक एड टेक का, एक पब्लिशिंग का। अब क्या पब्लिशिंग के अंदर प्रिंटिंग कराना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रिंट होकर वापस आ रही है, फिर प्रिंट जा रहा है, इधर से एड टेक में आपने कोर्स बना दिया। आपका क्या हुआ, कोर्स तो बना दिया बेचने के लिए, लेकिन जो आप फ्री में कोर्स दे रहे थे और जो फ्री में प्रोडक्ट डिलीवरी दे रहे थे, जो उसकी क्वालिटी थी वो लो हो जाएगी जब उस पर चीज़ पे वर्क नहीं करोगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग आज की डेट में 1-2 साल तक तो सर्वाइव कर लेंगे कि हम टॉप लेवल एजुकेटर्स हैं, हम आज टॉप हैं, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे इतना इफेक्ट करेगी कि वो मार्केट में रहेंगे ही नहीं। जैसे बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को जीवन ही खत्म कर दिया। एक टाइम पे उन सबको इतनी अच्छी सैलरी दे रहे थे, सबने अपने बढ़िया घर ले लिए। मेरे लिंक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में इतने परेशान है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों उन्होंने घर बनाए थे वो घर भी बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जो गाड़ियाँ ली थी गाड़ियाँ बेच रहे हैं। रीज़न क्या है कि वो डिपेंडेंट थे सामने वाले पे, सामने वाला आपको कभी भी हमेशा पैसे कमा के नहीं देने वाला। कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत वो चीज़ है जो चीज़ आप कर रहे हो। अगर आप कंटेंट बना रहे हो, आप एजुकेशन दे रहे हो, तो आप अपना कंटेंट की क्वालिटी बढ़िया रखो, ऑटोमेटिकली सामने वाला भी आपको कमा के देगा, आप खुद भी कमाओगे। मतलब मीनवाइल ये मैं समझ पा रहा हूँ कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो एक बहुत फेमस एक केस स्टडी है कि एक रेस्टोरेंट में एक शेफ को लगता था कि यार ये पूरा रेस्टोरेंट मेरी वजह से चल रहा है,
जी है ना। तो वो सैफ ने अपना दिमाग लगाया, उसने कहा कि भाई मैं क्यों ना अपना खुद का, क्योंकि मैंने जब यहाँ से कमाए हैं उससे रेस्टोरेंट ही खोल लेता हूँ। वो अपना एक नया रेस्टोरेंट ओपन करता है, बट वो दिन भर अपना मेन जो काम था उसका, रेसिपी और वो सारी चीज़ छोड़ के वो मार्केटिंग, पैम्पलेट बांटना, आगे लोगों को वो सर्व फेल हो करना, जाता उसमें लग गया, जिससे उसका बिजनेस नहीं चल पाया। तो ये बहुत सिंपल इंट्यूशन है कि आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो आप वो करो, बाकी जी। चीज़ों को करने दो। मैं आज बनाने बैठ जाऊँ, अगर मैं वीडियोस बनाने बैठ जाऊँ, मोटिवेशन देने लग जाऊँ, मे बी मैं आपसे कोलैबोरेशन डाल दूँ 10 लोगों के साथ, सबके साथ अच्छे रिलेशन, सबसे कोलैबोरेशन डाल के अगर मैं इस काम में घुस गया तो मैं बाकी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा। नहीं फिर मेरे कर को पाओगे। क्योंकि अगर मेरे पास एक ऑडियंस है 10 लाख लोगों का, 1 लाख लोगों का, तो उनको क्या चाहिए? उनको डेली कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए कि मैं उनको आगे आगे कुछ ना कुछ बोलूँ। हर Perfect. चीज़ एक टाइम मांगती है। अगर वो टाइम दे सकता हूँ तो मे बी शायद मैं उसके अंदर एफर्ट लगाऊंगा। अगर मैं वो टाइम नहीं दे सकता तो मेरा उस चीज़ में जाना बिल्कुल गलत है। कई बार मुझे लोग सजेस्ट करते हैं कि आप इतने सारे क्रिएटर साथ काम कर रहे हो। जैसे मैं कई क्रिएटर साथ घूमता हूँ तो उनके साथ आके लोग सेल्फियाँ कराते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरी एक पहचान ऐसी है कि मैं फ्री हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, Correct. है ना। लेकिन जानना पहचानना, एक ऑडियंस बनाना कोई बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन मेरा वो जोनर ही नहीं है, मेरे को उस Correct. लाइन में जाना ही नहीं है। मेरा जो Understood. काम है मैं अपना वो काम अच्छे से कर रहा हूँ, और मेरे को उस चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता कि बाकी चीज़ें Perfect. कौन कौन कैसे कर रहा है। सबका अपनी एक लाइफ है। ओके। सो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी बहुत सारे क्रिएटर्स जिन्होंने गाड़ी घर ले लिए, बेचने पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी लाइफ में ना हमेशा कहा जाता है कि बिजनेस में 10 सालों का गैप होना चाहिए, 10 साल होने चाहिए तब आप कुछ सीखते हो, 10 years होने चाहिए, डेकेड्स देने चाहिए। पर मुझे लगता है आजकल के जो एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने लास्ट के 3-4 साल में बहुत कुछ सीखा है, जिन्होंने 2018 से बिजनेस करा है, या यूट्यूबर क्रिएटर है, या फाइनेंस क्रिएटर है, या ट्रेडर हैं, क्योंकि उनको डीप बहुत मिला है। बिल्कुल। मार्केट गिरा है, बिजनेस कोलैप्स हुए हैं, है ना। कंटेंट क्रिएटर बाहर जो जाना था, जो नहीं जा पाए ब्लॉगर्स, वो घर में बैठने लगे, उनको समझ आया नहीं यार ये वाला काम करता हूँ। मतलब बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज आया और सीखने को मिला। क्या ये वो दौर था जब एडटेक वालों को बहुत पैसा दिया गया, मतलब एक मेरे हिसाब टीचरों से को? ये और दौर क्या था, ये ना कोविड जो था ना, हम्म कोविड ना बहुत सारी चीज़ें सिखा भी गया हम्म और बहुत सारी चीज़ें खराब भी कर गया। हम्म तो मेरे हिसाब से जो लोग संभल गए वो आगे सक्सेसफुल हो गए। तो वही आपके अंदर ना ठहराव आना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अभी पिछले भी यही बोला था कि कुछ लोग ना जल्दबाजी में है कि हम आज सब कुछ कमा लें। देखो, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, मेरे हिसाब से अपना वेल्थ जनरेट करो। लोगों ने काम करा, ऑडी ले ली, किसी ने मर्सिडीज ले ली, या किसी ने कोई गाड़ी ले ली। देखो, वो ज़रूरी है लेना, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको, मैं भी, अगर मुझे भी लोग सीरियस लेने लगे तो एक गाड़ी लेने के बाद लेने लगे थे कि हाँ यार इसके पास ये गाड़ी है। लोग पीछे से ये बात कर रहे थे कि उस बंदे के पास वो गाड़ी है। लोग मेरे को नहीं जानते मैं करता क्या हूँ, मेरे बिजनेस के बारे में नहीं बात करें कि मेरा बिजनेस कितना सक्सेसफुल है, लेकिन इस बात पे बात करेंगे उसके पास ये वाली गाड़ी है ना। वो चीज़ जरूरी है, लेकिन सबसे पहले क्या है, अपने आप को फ्यूचर के लिए सिक्योर कर लो थ्रू वेल्थ। जो हमारे फादर हैं, जैसे आपके भी होंगे, वो क्या काम करते थे, वो हमेशा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे। कि जैसे मैं एक फार्मर का बेटा हूँ, तो उनके लिए फार्म्स लेना एक वो है कि आज भी अगर मैं उनको बोलता हूँ कि कुछ परचेज करें, कह रहे हाँ यहाँ पे एक फार्म पड़ा है, एक यहाँ पे इतने किले हैं, ये वाले ले लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो हमने करना ही नहीं है तो हम वो क्यों ले, कह रहे लेकिन बेटे ये ना देखो एक टाइम के बाद बहुत हेल्प करेगा। तो आप ना सबसे पहले अपनी वेल्थ को बनाओ। कि सपोज करो एक टाइम पे आके आप कुछ भी नहीं भी कर रहे हो ना, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपके पास एक आमदनी और एक आपके पास लाइफ जीने के लिए एक पीछे वेल्थ ऑलरेडी बनी हुई है, और जो आपके फ्यूचर में आपके बच्चे हैं। और हमेशा प्रॉपर्टी का रेट यार बढ़ता ही है मेरे हिसाब से। कभी आपने ये नहीं सुना होगा प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो गए, मे बी एक टाइम पे डाउन हो जाएंगे 10%, 20%, लेकिन वो हमेशा आपको दूध देगी। वो एक ऐसी गाय है। मतलब अगर सीधे भाषा में कहूँ, आजकल जो क्रिएटर्स है कि जो भी हम ऑपरेशनल वर्क से पैसा बना रहे हैं, जो हमारा मेन काम है, जैसे क्रिएटर का कंटेंट बनाना, इससे पैसा आया, इसे हमने इन्वेस्ट किया, उससे जो पैसा आ रहा है उससे मर्सिडीज लेनी चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही Right. करना चाहिए मेरे हिसाब Okay. से। लेकिन क्या, एक इतनी वेल्थ क्रिएट कर Create लेनी कर लो। चाहिए कि हम, आपके पास सिक्योर आप फ्यूचर के लिए हो। कि सपोज करो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम कुछ काम नहीं कर पाते, तो आप सिक्योर रहो कि आपको परेशान ना होना पड़े, कि आपको गाड़ियाँ ना बेचनी पड़ी, आपको घर ना बेचना पड़े, आपको कुछ वो और ना। आपने और अगर ऐसे आप बेचना भी चाहो तो आप अपनी वेल्थ जो आपने एक्स्ट्रा ली हुई है वहाँ से उस चीज़ों को सर्वाइव कर पाओ। लेकिन जो आपकी जो चीज़ स्टेबल है, जो स्टेबल रहनी चाहिए, वो वैसी स्टेबल रहे, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा। तो आपने कई ऐसे क्रिएटर्स देखे इन बिटवीन, जिन मतलब आपने नज़र में, मैं ऑब्वियसली मैं चाहूँगा अपना नेम ना लें, बट कोई ऐसे क्रिएटर्स आपने देखे जो इनके साथ ऐसा हुआ? अभी मैं बोलता रहा हूँ, ये जो एडटेक इंडस्ट्रीज जो आई हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को ख़त्म किया है, कुछ चैनल्स बाय कर लिए, या फिर देखो आपकी जो आज आपको कोई करोड़ रुपए दे रहा है, या फिर 2 करोड़ 10 करोड़ दे रहा है, ये वैसे जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ क्रिएटर्स के लिए है। मे भी शायद आम जनता को कुछ ना आए, लेकिन ये आपके लिए भी कहीं ना कहीं है कि कभी भी एक टाइम पे बड़ा अमाउंट दे के अपनी वो चीज़ ना दो जो चीज़ बड़ी वैल्यूएबल है एक टाइम के बाद। तो मे बी आप
उसके अंदर कोलैबोरेशन कर सकते हो कि मैं 1 साल तक आपके लिए काम कर लूँगा उस चीज़ पे। Okay. मतलब आप कभी भी मतलब जो आपकी वैल्यूएबल चीज़ है उसके ऊपर वो कभी भी किसी को बेच ना दो, उसके ऊपर आप कोलैबोरेशन कर सकते हो कि मैं 1 साल काम करूँगा या 6 महीने काम करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी एडटेक प्लेटफॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं उन सबको बाय करके ना चीज़ों को उनका वजूद ही ख़त्म करके सारा का सारा अपने पास वो लेके जाना चाहती हैं बिजनेस को। तो वो चीज़ एक गलत स्ट्रेटेजी है। इसमें जो बहुत भी सारे platforms टीचर्स, हैं। बहुत सारे जो मेरे हिसाब से टीचर सबसे ज़्यादा डूबे। सरवाइव कर पाए हैं इस वजह से, क्योंकि अगर लास्ट 2-3 साल में आप देखोगे कोविड के बाद तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग और जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा था तो वो एक एडटेक ये पूरा का पूरा वो था। एडटेक और फिनटेक, इन्होंने बहुत एडटेक पैसा और बनाया। फिनटेक बहुत था। मतलब और बाकी जो प्रोफेशन थे, मतलब डिजिटली अगर आप देखो तो यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक सेगमेंट चलता है। पहले टेक क्रिएटर्स बहुत चलते थे, खत्म हो गए, है ना। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें आती अभी हैं। आप सुन रहे होगे एआई कर रखा है। आप जो भी देख रहे हैं एआई की बात कर रहे हैं। मे भी चाहे कुछ ना पता हो एआई के बारे में, लेकिन वो बात जरूर कर रहा है कि यार आर्टिफिशियल मैं उस पे आने वाला अच्छा था। वर्चुअल रियलिटी हो रहा है। लेकिन क्या है, आप ना ये सुन के पढ़ने ना बैठो। अगर आपको इंटरेस्ट किसी और चीज़ में और आप उस चीज़ को छोड़ के एआई में आ रहे हो, देखो चाहे C++ थी, फिर C आया, फिर C++ आई, जावा आया, फिर आगे .NET आया, अलग अलग जितने भी आई है ना कहीं पुराने वाली का भी यूज़ है ही। आप पुरानी चीज़ को स्किप करके एकदम से नई चीज़ को पढ़ने बैठ जाओ कि मैं इससे ग्रो कर जाऊंगा, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है। आप चीज़ों को पढ़ो, समझो और धीरे धीरे उसके ऊपर काम करने लगो तो वो चीज़ भी समझ आ जाएगी। लेकिन जो चीज़ आप ऑलरेडी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस भी है, कोई भी चीज़ है, उसको एकदम ना छोड़ो और धीरे धीरे उस चीज़ के ऊपर काम करने लगोगे। जो भी नया चीज़ मार्केट में आ रहा है तो आप बड़ी इजीली उस पर अच्छे से काम कर पाओगे। सो लाइक अभी ये सब बातें आप इसलिए डीप में काफ़ी कुछ बात कर रहे हो इस पे, बिकॉज अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि आपका इनविंसिबल ओशियन करके एक खुद का स्टार्टअप्स है और उसमें भी रिसेंटली आपने फंड भी रेज करा है और उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। और दूसरा कि उसमें आप API रिलेटेड काफ़ी वर्क करते हैं। मैं जब वेबसाइट पे गो थ्रू कर रहा था तो बहुत बड़ी कंपनी के साथ आप डील कर रहे हो। इंडिया के रेनॉल्ड जो फॉर्च्यून कंपनी आती है उनमें से कई ऐसे कंपनी के साथ आप उस पर नाम था। तो मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ वो कंपनी क्या है, क्या वर्क करती है और कैसे आपने उसको स्टार्ट किया। बेसिकली क्या भाई ने पब्लिशिंग शुरू किया था। पब्लिशिंग का पूरा टेक केयर मैं करता हूँ 2020 से। सो अभी उससे पहले हमने कुछ मूवीज़ बनाया था, शॉर्ट मूवीज़, क्योंकि मेरा बहुत मन था इसमें जाने का, फिल्म लाइन में। फिर हमने कुछ एडटेक में कुछ चीज़ें क्रिएट की थी, वहाँ से हमने कुछ हमने बहुत अच्छा किया था। लेकिन फिर कोविड आ गया था तो हमने उसको स्किप कर दिया था पूरे प्लान को एक टाइम के लिए। मे बी अब एडटेक में लोग जब आज की डेट में कुछ नहीं कर रहे तो हम एडटेक में अब आ रहे हैं। तो भाई ने अभी हम पहले B2C कर रहे थे पूरा, तो अब हम B2B एक बिजनेस हमने इनविंसिबल ओशियन करके शुरू किया है। जैसे लाइक इनविंसिबल मीन्स अजय और ओशियन मीन्स सागर। तो अभी हमारा फंडिंग भी हुआ है और हम सेकंड फंडिंग पे भी जा रहे हैं। अभी हमारा प्री सीड राउंड हुआ था और सीड राउंड भी हमारा क्लोज हो गया है। तो और ये जर्नी सिर्फ 2-3 महीने की थी, क्योंकि हमारे पास आइडिया, विजन और रोड मैप पूरा का पूरा ऑलरेडी बना हुआ था। क्योंकि जीवन में धक्के इतने खाए हुए थे फंडिंग के लिए, कहीं ना कहीं पब्लिशिंग के लिए हमने इतने दरवाजे खटखटाए, कहीं ना कहीं हमने एडटेक के लिए बहुत दरवाजे खटखटाए कि कहीं ना कहीं से हमारा फंडिंग हो। लेकिन क्या फंडिंग नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस चीज़ से हमें फ़ायदा नहीं हुआ। उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें पता लगे कि फंडिंग होती कैसे। हमारे इतने अच्छे लिंक्स बन गए कि हमारे आइडिया पर ही फंडिंग हो गई। और आज भी मैं अभी भी कुछ आइडिया लेके जाता हूँ तो मुझे पता है कि मैं बड़ी इजीली थोड़ा बहुत 5-10 करोड़ का फंड तो ऐसे 2 मिनट में इकट्ठा कर लूँगा। लेकिन आपका प्लान क्या है, आपका विज़न क्या है और आप मार्केट के अंदर कोई आइडिया लेके जा रहे हो तो उस पर आप कितना स्टिक हो और क्या आप लेके जा रहे हो, वो चीज़ मायने जरूर करती है। कहीं ना कहीं अगर मैंने अपने जो मेरे लिए फंड्स लगा रहे हैं, फिर जो भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं, उनका मैंने अगर ट्रस्ट खो दिया तो मैं भी मार्केट से अभी मार्केट में ना बहुत सारे लोग सिर्फ फंडिंग के लिए एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। चाहे उनका कोई बिजनेस से कोई ताल्लुक है या नहीं है, उनका कोई रिलेशन है, उनका लॉन्ग टर्म विजन है या नहीं है, लेकिन उनका मेन मकसद पता है क्या है कि मेरी तो फंडिंग हो जाएगी, मैं बिजनेस शुरू करूँगा और इतने में फंड क्लोज कर लूँगा, फिर मैं देखूँगा। देखो फंडिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मेरे हिसाब से तो फंडिंग लेनी नहीं चाहिए। जैसे हमने पब्लिशिंग था, पब्लिशिंग एक टाइम पे हम फंड्स जरूर देखते थे, लेकिन एक टाइम पे आके हमें कभी फंड्स का जरूरत ही नहीं पड़ा। और रहा हमारा जो भी इनविंसिबल ओशियन है, इनविंसिबल ओशियन में हम VR पे काम कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी पे। अभी हम कुछ प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं इंडिया के अंदर, जिसमें हेडसेट्स हम लेके आ रहे हैं और विद इन 3-4 मंथ्स हम उसे लॉन्च करने वाले हैं। अभी आपने जैसे एप्पल का देखा होगा, वो 3-3.5-4 लाख रुपए का है।
तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट हम एक रीजनेबल रेट पे लेके आ रहे हैं। बहुत सारी हम ऐप्स क्रिएट कर चुके हैं VR पे। कहीं ना कहीं हम जो मेरा अभी जीवन का मकसद है, पता नहीं आप ये क्वेश्चन पूछोगे या नहीं पूछोगे, लेकिन मैं जरूर बता देता हूँ कि हम एक आइलैंड का प्लान करा हुआ है कि कभी हम जीवन में एक आइलैंड लेंगे और वहाँ पे हम कुछ योगा का शुरुआत करेंगे, कि वहाँ पे योगा और मेडिटेशन कराएंगे, और मेडिटेशन को हम टोटली वर्चुअल रियलिटी पे लेके जाएंगे कि आप खुद से महसूस कर पाओगे कि आप रिलीफ फील कर रहे हो। ओके। और उसके ऊपर हम लगातार लगे हुए हैं, कुछ पूरा का पूरा टीम लगा हुआ है, और प्रोडक्ट हमारा विद इन 5-6 मंथ्स रेडी होके मार्केट में उतर जाएगा। परफेक्ट। मतलब ये एक अच्छी चीज़ है कि जो आपने नई इनिशिएटिव शुरू करी। मैं बस यही जानना चाहता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंटली आपने कहा कि यार मैं भी कोई भी चीज़ लेके आऊँगा तो मुझे फंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा, आपका प्लान एग्जीक्यूशन सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, बट इंडिया में बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं पर उनको फंड्स नहीं मिलते। मुझे लगता है कहीं नेटवर्क एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करता मेरे हिसाब से अगर आपके पास ना IIT का टैग नहीं है ना, है। तो आपको बहुत दिक्कत होती है। तो Okay. कहीं ना कहीं पहले मैं सोचता था कि चल हमने पढ़ा हुआ है, या फिर भाई भी थे कि हमने यहाँ से कॉलेज किया हुआ है, लेकिन आज मुझे वैल्यू पता लगे कि पढ़ाई की वैल्यू कितनी है, आपके आसपास के लोगों की वैल्यू कितनी है, आपके कैसे दोस्त हैं, आपके आसपास किस तरीके के लोग हैं। मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो फंडिंग रहता है कहीं ना कहीं IITians के आपस में दोस्त रहते हैं, एक रिलेशन बिल्डिंग का इसमें बहुत बड़ा पार्ट रहता है। ये चीज़ गलत है, IIT की वैल्यू है मतलब लेकिन ये चीज़ ना कहीं गलत है, ये गलत अप्रोच है। अभी निखिल कामत ने कहा भी था कि मेरे कंपनी में कोई IITian नहीं है, तो मैं उस तरीके से आगे बढ़ा रहा हूँ ज़ीरोधा के लिए। उन्होंने जो मेरे हिसाब से देखो, निखिल कामत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मे बी कभी मेरा मुलाकात तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी दोस्त हैं उनके वो दोस्त हैं तो आगे से आगे। लेकिन जितने भी IITs हैं, पता नहीं मुझे ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन सब ना आपस में एक दूसरे की तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं जो अपना अच्छे आइडियाज़ लेके आ रहे हैं या फिर कुछ भी है, पूरा पूरा रिलेशन बिल्डिंग पे काम चल रहा है, और वो चीज़ बिल्कुल एक गलत अप्रोच है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ बनना चाहिए। हाँ, मतलब कई ऐसे फाउंडर्स हैं, जैसे भारत पे के फाउंडर को फाउंडर है अश्नीर ग्रोवर, उन्होंने कई कॉलेजेस में इसके बारे में बात भी करी। अभी एक वर्ड भी बोला था कि IITians में घने लोग बैठे हैं, तो मतलब ये वर्ड्स उनके हैं अगर, तो मतलब कहीं ना कहीं जो बंदा वहाँ से निकल के आया वो खुद एक IITian उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा मैं भी, लेकिन ऐसा वर्ड्स का यूज़ करना, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप ना जो भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जिस भी तरीके की आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ एक बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको अगर लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग सुनते हैं, तो आपके वर्ड्स में बहुत ज़्यादा ठहराव होना बहुत ज़रूरी है कि आप बोल क्या रहे हो, आप बताना क्या चाह रहे हो। और अगर आप कोई गाली का वर्ड यूज़ कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कोई भी एक वल्गर वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो वो आपको वो सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, वो भी कहीं ना कहीं यूज़ करने लग जाएगा। और 1% लोग भी अगर इस वजह से वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक बिल्कुल गलत इंसान को फॉलो कर रहे हो। ओके, सो इन द मीन वाइल जो हम कॉन्वर्सेशन की बात करें, हमें ये समझ आया कि IITians जो हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मतलब उन्हें थोड़ा सा वो बैरियर तोड़ के नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा की भी हेल्प करनी चाहिए। वो एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो क्या है कि वो आपस में एक रिलेशन में है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के दोस्त हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो क्या होता है, वो वाले रिलेशन नहीं मिल पाते। अगर आप एक छोटे कॉलेज से पढ़े हो या फिर आप कहीं IITian नहीं हो, तो आपके आसपास जितने भी दोस्त हैं वो भी कहीं ना कहीं एक सेम स्टेज पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली IITians को हो रहा है। अब उन्होंने इस तरीके से मेहनत की है। देखो, IIT में एडमिशन लेना सबका सपना होता है, सबका चाहे वो पूरा नहीं होता, लेकिन वो एक गलत अप्रोच भी नहीं है। मैं इसको गलत भी नहीं कहूँगा और मैं इसे सही भी नहीं कहूँगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ एक जरिया होना चाहिए। कुछ इन्वेस्टर सिर्फ एक टैग जरूर देखते हैं। वो इन्वेस्टर्स को मैं जरूर गलत बोलूँगा कि कई बार आइडियाज़ सामने वाले के पास बहुत अच्छे होते हैं और आप उसके ऊपर अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, तो वो नुकसान आपको ही दे रहे हैं, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट तो कहीं ना कहीं करना है। मे भी एक सामने वाले का IITian का टैग है और आपने उसमें इन्वेस्ट किया और वहाँ पर आपको नुकसान हो गया। एक के पास नहीं है और आपने इन्वेस्ट किया और आपको फ़ायदा हो गया, तो वो अप्रोच गलत है। और मेरे हिसाब से जो किस्मत में लिखा है ना, या वो ना कभी कहीं नहीं जाता, वो मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। आपका मेन काम है मेहनत। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि मेहनत करते रहो, और बिजनेस करने की कोई उम्र नहीं है। बिजनेस 10th क्लास में भी होता है, 8th क्लास में भी होता है, और आजकल डिजिटल ज़माना है, आप कभी भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। नाम चाहिए, सिर्फ काम के चाहिए, डेडिकेशन, सेक्रीफाइसेस, 2-3 चीज़ें हैं। और ये भी ऐसा नहीं है कि सेक्रीफाइस हमेशा के लिए है, ये सिर्फ 2-3 साल की मेहनत है। उसके बाद जो जीवन का मजा है ना, वो अलग ही है। मेरे हिसाब से
अलग ही है। सो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि आप उस मजे वाले लेवल में आ चुके हैं या अभी जी, आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं मेरे को भी- बहुत अभी भी काम करना है, बिकॉज मेरे को दिखता है कि नहीं, ये अगर मैं काम काम मेरा कर रहा होता तो आज तक 3 साल से मैंने कभी कोई पॉडकास्ट वॉडकास्ट कुछ भी नहीं किया। तो कि मैं नहीं, मतलब अभी मैंने बहुत फोर्स करा इनको कि यार एक तो बैठते हैं, मतलब हम हमेशा के बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी बातें करते हैं, मुझे लगा कि इनमें से कुछ चीज़ें अगर निकल के लोगों को मिल जाए तो बेटर रहेगा। फाइनली उन्होंने टाइम दिया, बस ये भी ये करना नहीं चाह रहे थे, बट बहुत अच्छा लगा कि आपने डिटेल करा। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि अभी भी आप बहुत वर्कहॉलिक हैं, वर्किंग मोड में है, आपको लगता है नहीं यार अब मैंने एक ऑटो पायलट मोड में चीज़ें कर दी हैं, अब थोड़ा सा मैं अपनी लाइफ को रिलैक्स बैलेंस भी करता देखो, मेरे हिसाब से ना, अगर आप बिजनेस करते हो और आपने पूरे दिन में कुछ प्रोडक्टिव नहीं करा हूँ। तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो पूरे दिन में अगर आपने सुबह सुबह जब भी आ रहे हो, आपका ना 1 घंटा काम के लिए होना चाहिए। अगर उस काम के बीच में देखो, हर रोज ना नक्षत्र बदलते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ। ओके। ठीक है, जैसे मेरे भाभी, उन्होंने 2 साल का कोर्स किया है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही, और कहीं ना कहीं पहले मुझे बिलीव नहीं था, लेकिन वो जो चीज़ें बताती हैं तो वो कहीं ना कहीं सच होती हैं, और वैसा हो भी रहा है, लिटरली वैसा हो रहा है। तो क्या है कि जो आपका सुबह का टाइम है ना, सुबह आप 11-12 बजे जब भी आप काम के लिए बैठते हो, 10 बजे, मैं तो 11 बजे बैठता हूँ। ठीक है, सुबह मैं लेट थोड़ा शुरू करता हूँ, लेकिन शाम को मैं लेट तक बैठता हूँ। ओके। तो भाई थोड़ा जल्दी आता है, लेकिन भाई को मेरे से यही इशू रहता है कि तू भी जल्दी आया कर। तो मैं, हम दोनों जल्दी बैठेंगे तो फिर एक कैसे आराम कैसे फिर एक मिलेगा। लेट तक कैसे बैठे? तो कहीं ना कहीं क्या है कि आप सुबह जब भी काम कर रहे हो, अगर उस टाइम पे कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है 1 घंटे में, और कुछ भी अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो मेरे हिसाब से पूरे दिन कुछ ना करो। लेकिन जिस टाइम आपको सुबह सुबह कुछ अच्छा मिल गया ना, उस दिन पूरा दिन काम करो, उस दिन पूरा दिन अच्छा रहने वाला है। तो यही अप्रोच अगर माइंडसेट में बना लोगे, देखो सब दिन बराबर नहीं होते, अच्छे बुरे दिन बराबर चलते हैं जीवन में, चाहे वो कोई भी इंसान है, सुख दुख बराबर चलेंगे हमेशा। कभी भी किसी का बुरा टाइम ज़्यादा नहीं चलता, कभी भी किसी का अच्छा टाइम ज़्यादा नहीं चलता। बस वो हम कई बार क्या होता है, दुख को दिल पे इतना लगा लेते हैं कि दुख ना इतना बढ़ जाता है कि ना उसका लेवल तो 5% होता है और हम उसको 50 तक ले जाते हैं। और कई बार सुख का भी ऐसे ही होता है कि हमें सुख ना इतना ज़्यादा पछता नहीं है कि हम 100% को 10% पे ले आते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा अपने माइंडसेट को कि यार सुख ज़्यादा है या फिर दुख ज़्यादा है, तो उन चीज़ों को, ये दोनों ना डिफरेंट अप्रोच है। दुख को हम ऊपर तक लेके जाते हैं और सुख को हम नीचे तक लेके जाते हैं। तो अगर आपने इन दोनों को बैलेंस कर लिया तो आप मेरे हिसाब से जीवन में सक्सेसफुल हो। सो मतलब बुक्स एक ऐसी चीज़ है, बुक्स पे बहुत सारी लाइनें लिखी होती है, कहते हैं बुक्स आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है, वो आपसे कभी कुछ कंप्लेन नहीं करती है ना, कोई डिमांड नहीं करती, हमेशा आपको कुछ देती है। बुक्स में इतनी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बड़े बड़े लाइक एंटरप्रेन्योर, चाहे वो लाइक एलॉन मस्क हो या स्टीव जॉब हो, इन सब ने बुक्स पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि वो साल में 10 किताबें ख़त्म करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बुक्स आप पढ़ते हो? मैं ना बुक्स, मतलब क्या होता है, अभी इतने सारे ऑथर्स हैं हमारे Okay. पास, 1000 के अराउंड ऑथर्स हैं, तो सब आके अपनी स्टोरी सुनाई देते हैं। Okay. लेकिन मैं पढ़ता तो नहीं हूँ, बट पढ़ी तो मैंने कभी उनके द कॉलेज में वे भी ऑफ नहीं है। उनके वो चीज़ आप लेकिन मैंने एक पोएटिक फिक्शन बुक लिखा है ओके कि कहीं ना कहीं घर का पब्लिशिंग था, तो मैं चाहता था कि अपना भी कुछ लिखा हुआ हो। ओके तो कुछ ऐसी लाइनें जो आपने लिखी हो? हाँ, मैं क्या था, मैं थोड़ा इश्क पे लिखता था पहले। ओके 19 में मैंने लिखना छोड़ दिया था। तो एक मैं सुनाता हूँ ऐसे कि कह रहा है जो प्यास तो बुझ जाने दे, है जो आस तो थोड़ा रुक जाने दे, मत हो उदास मौसम में बदल जाने दे, बिखरते बिखरते थोड़ा संभल जाने दे, आंखों में डाल आंखें मेरी, आंखों में डाल आंखें मेरी, थोड़ा उतर जाने दे। वाह परफेक्ट बहुत मतलब ये जो चीज़, मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं कि जब दिल टूटता तो वैसी लाइनें आती हैं, मतलब नहीं, आप में कुछ ऐसा कुछ हुआ अपने टाइम पे, ऐसा कुछ कभी? देखो यार, सबके साथ होता है, लेकिन लिखता तो हम बचपन से ही है, जैसे हम म्यूजिक में और ऐसा इन सब में लिखने में हम स्टार्टिंग से हैं। ओके लेकिन दिल टूटता है तो ज़्यादा अच्छा लिख पाता ज़्यादा है अच्छा लिख इंसान। पाते हैं। परफेक्ट। तो मतलब मैंने कई बार कई आपके जैसे कई ऐसी चीज़ों में ये कुछ लाइनें सुनी थी, बट बहुत अच्छा आप लिखते भी हैं, मुझे लगता है इसको आपको कंटिन्यू भी करना चाहिए। और एक और चीज़ है जो जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ, आपके पॉकेट से यहाँ कुछ निकला, बट इसके ऊपर एक यहाँ पे आई थिंक अगर आप हम दिखा पाएँ इस चीज़ को लेके, तो ये है क्या चीज़? अभी क्या है, अभी लास्ट अभी अरविंद वाला एक वो था ओके podcast, तो उसमें एक मैंने कुछ मैजिक किया था। तो मेरे हिसाब से ना कुछ एंटरटेनमेंट होना ओके चाहिए। और ये ना किस लिए, अगर मैं ये एक आपको स्किल है, मुझे लगता है ये एंटरटेनमेंट तो नहीं है, एक स्किल है जो हम तो नहीं कर सकते। तो वही है कि हम ना क्या होता है कि हमें ना कुछ करते रहना चाहिए। लोग जहाँ पे इधर उधर ड्रिंक करके या फिर लड़कियों के साथ बातें करके जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, उसकी जगह ना यार अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो।
तो जिस चीज़ की आपको नीड है ना वो अपने आप ऑलरेडी आपके पास आने लग जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भी सिंगल लोग होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम एक अट्रैक्टिव पार्ट रहें सामने वाले के पास, कि सामने कोई भी अगर लड़की है, कोई लड़का भी है, वो भी चाहती है कि मुझे कोई लड़का देखे या फिर, तो आपके अंदर अगर कुछ स्किल्स है ना, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, क्योंकि कुछ भी सीखना कोई भी मुश्किल काम नहीं है और सीखने की कोई उम्र भी नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। तो मैं भी कुछ ना कुछ मल्टीपल चीज़ें करता रहता हूँ, जो भी मेरा फ्री टाइम होता है तो मैं सोचता हूँ कि उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करता रहूँ, कुछ नया सीखता रहूँ। तो ऐसे ही एक मैजिक है, अभी मैं अगर वहाँ पे दिखाया था तो लोग सोचेंगे कि ये मैजिशियन है, मैं मैजिशियन नहीं हूँ, ये मेरी एक स्किल है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग भी अपनी मल्टीपल स्किल्स के ऊपर काम करें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। म्यूजिक सीखो यार, गिटार बजाओ। गिटार को सीखने का मैक्सिमम टाइम कितना लगता है आप गेस करो? मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप गिटार लो, दिन में 2 घंटे बजाओ, तीसरे दिन आप गाना बजाने लग जाओगे। इतना आसान है। सिर्फ 2 घंटे भी बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 घंटा भी आप करोगे ना, आपके गाने निकलने लगेंगे, लेकिन धीरे 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 उसके अंदर क्लैरिटी आने लग जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, पेंटिंग है, बाकी सब चीज़ें, और ये चीज़ें आपको रिलीफ देती हैं। मतलब अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो ना, आपको ये नहीं पता लगेगा टाइम कब जा रहा है और आपका माइंड किस तरीके से सेटअप हो पा रहा है। चलो मैं आपको कुछ शो करता हूँ। जैसे मेरे पास ना कुछ कार्ड है, मतलब मैं बड़े टाइम से ना कुछ हमेशा सीखता आ रहा हूँ। कुछ नया, मतलब कुछ ना कुछ जीवन में मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ इंसान को नया सीखते रहना चाहिए। जैसे आप देखोगे सारी कार्ड्स ना अलग हैं। इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन चेक। तो मैं कार्ड्स को अपने हाथ में लेता रहूँगा एक एक करके। आपको जस्ट स्टॉप बोलना है कहीं पे भी। स्टॉप। ये या ये, दिस इज योर फ्री चॉइस। मतलब आप ये कोई वाला भी, ले लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। अगर आप आगे गए तो मैं आगे भी चल सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। और आपने एक कार्ड और आगे चल लेते हैं। दिस चलो इज डन, कंफर्म्ड। कंफर्म, जो आपके लेफ्ट में। ये पकड़ो, एक बार कार्ड दिखाओ सबको। दिस इज, दिखाओ। आपको नहीं दिखाना ना? नहीं, मैं भी देख सकता हूँ। दिस इज 7 ऑफ हार्ट्स। ओके, ठीक है, इसको हम वापस सकते अच्छा, हैं। मैजिक का इसमें नेक्स्ट डालो, लेवल, क्यों मुझे लगा था ये वही कार्ड आप बताते। ओके, इसे वापस रखते हैं। मेरे हिसाब से इसे रख देते हैं। हम इतनी देर से, काफी देर से यहीं पे बैठे हैं। पीछे सबको बुक्स दिख रही हैं। हाँ जी। इस बुक्स के अंदर, इस बुक के अंदर देखो एक कार्ड है। अगर आप इस कार्ड को पलटोगे ना, मतलब 7, मैं आपको बताऊं कि 7 मेरे ना आसपास हमेशा रहता है। मतलब आई डोंट नो कैसे। पहले तो आपने 7 निकाला, पहले मतलब मैं तो ये स्किल के लिए पता नहीं, आई डोंट नो, मैं तो खुद ही शॉक्ड हूँ। बट मैं और भी चीज़ें जोड़ पा रहा हूँ इससे। मतलब देखो, आपने 7 ही निकाला। 7 नंबर ना हमेशा मेरे आसपास रहता है। आप अगर आप मेरे ऑफिस में भी आओगे तो बहुत सारी चीज़ें 7 हुई हैं। 7 मिलियन, 777 जब चैनल पे हुआ था उस दिन 7 तारीख 7वां महीना 2017 था। बहुत, और आज भी देखिए आपने 7 भी निकाला है। मतलब एक एज अ एंटरप्रेन्योर, मतलब मुझे भी लगता है कि यार हमें अपनी एक स्किल डेवलप करनी चाहिए। जितने भी यूट्यूबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे ये कहीं ना कहीं एक फन पार्ट मतलब आपको लाइफ में होता है कि हाँ यार कुछ तो अलग कर रहा हूँ जीवन में। वही था, मैं सोचा था अब आ रहे हैं कुछ और भी करके जाए, कि खाली हम ज्ञान दे के जा रहे हैं तो लोगों को इंटरेस्ट भी ना बनता। ये एक अच्छी चीज, और मुझे भी लगता है आज से मैं भी कुछ सीखूंगा ये स्किल्स। मेरे अंदर भी 1-2 स्किल्स थी अपने टाइम पे। मैं डांसिंग अच्छा करता था, गर्दन वर्दन वैसे हिलाता रहता था। तो ये सब स्किल्स, बट हाँ कुछ तो स्किल्स मुझे भी अडॉप्ट करनी चाहिए, और मैं आपको 1-1.5 महीने में जरूर बताऊंगा। श्योर श्योर। सो टू बी ऑनेस्ट, मतलब बहुत कुछ हमने इस द गोइंग ऑन कॉन्वर्सेशन समझा। सबसे पहली चीज समझी कि यार हर बंदा कुछ भी कर सकता है अगर उसके अंदर एक ठान लो कि हाँ मुझे ये करना है चीज़। जैसे आपने बताया कि आप गांव में रहते थे और कैसे वहाँ से आप गुड़गांव में आए, और यहाँ पे हर्डल्स आए, बहुत चैलेंजेस आए, जॉब्स में आई, फिर छोड़ी, फिर खुद का बिजनेस शुरू करा, फिर वो भी नहीं चला, फिर आपने एक नया पब्लिशिंग में आए। एक टाइम ऐसा नहीं, था। बिजनेस सारे चले सर। मेरे जीवन में अगर कोई भी बिजनेस करा है ओके, ना, मैंने ना दिल से करा है। देखो, अगर जीवन में आप कुछ भी कर रहे हो ना, उसको ना आप दिल से करो, वरना आप ना ही करो। ओके, तो मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हो और उसके अंदर एफर्ट्स अच्छे से लगा रहे हो, उसमें आप टाइम दे रहे हो, चाहे साथ में आप जो मर्जी करते रहो यार। मतलब मेरे हिसाब से आप 6 बजे तक काम करो, 6 बजे के बाद जीवन में कुछ मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन के जो काम जिस टाइम के लिए बना है ना, उस टाइम पे आप उसको इतना कर दो। जैसे आप ना ओशो को सुनोगे ना, ओशो को पता ही कहता था आप ना, मतलब तो वैसे ये वर्ड पता नहीं यूज करना ही चाहिए, नहीं करना चाहिए पॉडकास्ट में। वो उसको ना सेक्स गुरु बोलते थे ओशो को। तो उनका कहना था कि जो वासना है ना, वो कहीं ना कहीं इंसान को ना स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं जाने देती है। तो ना उस चीज को इतना फ्री, जो भी चीज मार्केट के अंदर फ्री है ना, उसकी ना वैल्यू नहीं है। जो चीज आसानी से नहीं मिलती है ना, उसके पीछे इंसान हमेशा भागता है। तो आप ना
जो चीज़ जो वक्त जिस चीज़ के लिए बना हुआ है, अगर आपको उस वक्त पे उस चीज़ को दोगे तो मेरे हिसाब से आप बड़े इजीली सक्सेसफुल हो जाओगे। और ओशो को सुनो, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट ना करो, मे बी 30% चीज़ें वो हमारे लिए सही नहीं है जो वो बताते हैं, लेकिन एज अ कल्चरल हम इंडिया में कल्चर, रहते हैं तो बहुत सारी चीजें जी हैं। जी, Right. लेकिन 70% चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आज के जितने भी गुरु हैं और जितने भी बहुत से स्पिरिचुअल लोग हैं, वो सब उन्हीं को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। और मेरे हिसाब से सबसे ज्ञान लो, सबसे बेहतर ज्ञान आपको अगर कोई दे सकता है वो आपकी फैमिली दे सकती है। घर वालों से ऊपर ना तो कोई भगवान है और ना उनसे ज़्यादा कोई सपोर्ट आपको करने वाला है जीवन में। तो अगर आप सोचते हो कि अपने दोस्तों के लिए अगर आप अपने माँ बाप से लड़ रहे हो या फिर आप किसी के लिए अपने माँ बाप से लड़ रहे हो, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माँ बाप उस स्टेज से गुजर चुके हैं जिस स्टेज पे आप हो। और अगर आप ना ध्यान से बैठ के सिर्फ मेरे कहने पे अभी भी 5 मिनट सोचोगे जिस जिस बात पे आपको घर पे गालियाँ मिलती है, तो आपको ना बाद में महसूस होगा कि हाँ यार वो सही कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी राह पे चलो, मे बी करो अपने दिल की, लेकिन वो पहले गुरु हैं आपके। बाद में हमारे जो बाकी टीचर्स होते हैं वो सब हमारे बाद में गुरु हैं, लेकिन हमारे सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप ही हैं। तो अगर आप उनको अच्छे से रखते हो और उनसे उनकी इज्जत अच्छे से करते हो, तो भगवान आपकी इज्जत बड़ी आसानी से करेगा। परफेक्ट, ग्रेट, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आई होप जितने लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा कि काफ़ी कुछ आपसे सीखने को उनको मिला। और एट द एंड जो मैं ब्लूम हो गया पूरा ये चीज़ देख के, तो ये भी एक अच्छी स्किल्स है। मुझे लगता है हर एक को अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू भाई, थैंक यू। बाकी यार मैं सबको ना एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है, कोई जीवन में कुछ भी शुरू करना चाह रहा है, या फिर कोई जीवन में परेशान है, किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी चल रहा है, तो परेशानी वाला टाइम गुजर जाएगा और बड़ी जल्दी दूसरा टाइम भी आ जाएगा। हम एक वाइब्रेशन से घिरे हुए हैं, जैसी वाइब्रेशन आप आसपास क्रिएट करोगे वैसी आपके साथ चीज़ें होने लग जाएंगी। अपने आसपास अपने दोस्त जितने भी हैं उन सबको बड़े संभल के बनाओ, जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा ही आपका दिमाग चलने वाला है और वैसे ही आप फ्यूचर में बनने वाले हो। और साथ में अगर आप बिजनेस शुरू करने वाले तो बिजनेस अभी शुरू कर दो। मैं कहता हूँ कि कल शुरू कर दो, एक स्टार्टिंग तो कर ही दो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने थोड़ा सा टाइम दिया, साथ साथ जॉब करते रहो, अगर आप जॉब कर रहे हो, साथ साथ पढ़ाई करते हो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन क्या 2 घंटे अपने काम में देना शुरू कर दो कल से ही। और मैं तो कह रहा हूँ अभी से शुरू कर दो, आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। और जितने भी लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगहों के लिए भागने की कोशिश कर रहे हो, वो सब छोड़ के इंडिया के अंदर 8 से 10 घंटे वही वाले काम में लगाओ। सिर्फ इधर उधर दोस्तों को छोड़ दो, सिर्फ 2 साल ऐसा कर लो, मैं गारंटी देता हूँ कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे।